everyone, my name is Jyoti Shukla and we are here to study public administration. और आज का जो हमारा टॉपिक है, it is Herzberg two-factor theory of motivation in the unit of administrative behavior, and this is the lecture number 22 in the series of the lectures. ठीक है, so today we are going to discuss the Herzberg theory of motivation, the hygiene motivation theory. और उसके साथ ही हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं हमारे सिविल सर्विसेज के इन द स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं जो आप टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन करके उसको अवेल कर सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू द साइट एंड टेक द नेसेसरी कोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाई यू. द मूविंग अहेड टू द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन. सो जो हर्जबर्ग की ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, तो बेसिकली कहा जाता है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था, चाहे वो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन एसेट्रा एसेट्रा. बट एक चीज़ जो होती है हमारी, वो होता है मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सी द मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रीज़न कि जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए. कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देन हाउ मच मोटिवेटेड आर दे टू एक्सेल इन देयर वर्क एंड टू कंप्लीट देयर टास्क विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. Okay, so in 1949, Frederick Herzberg, a behavioral scientist, proposed a two-factor theory or the motivation hygiene theory. तो 1949 में जो फेडरिक हर्जबर्ग थे, जो कि एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टू फैक्टर थ्योरी जो है मोटिवेशन की प्रपोज की, जिसको कहा जाता है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी. ठीक है, according to the Herzberg, there are some job factors that result in satisfaction, while there are other job factors that prevent the dissatisfaction. तो हर्जबर्ग का कहना ये था कि कुछ जॉब फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करते हैं, मतलब जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर सेटिस्फैक्शन आता है. जो काम वो कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको अपना काम करने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है. वाइल देयर आर अदर जॉब फैक्टर्स, वाइल कुछ अलग तरीके के जो जॉब फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, दैट प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन. वो डिससैटिस्फैक्शन होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी जॉब फैक्टर्स हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे जॉब फैक्टर्स चल रहे होते हैं. तो उसके बाद कुछ ऐसे जॉब फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हो रहा होता है जिसकी वजह से आपको अपना काम करने में सेटिस्फैक्शन फील होता है. ठीक है, कि हाँ आप जो काम कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको इन्वायरमेंट पसंद है, आपको कोलीग्स पसंद है, आपको जॉब में ग्रोथ नज़र आ रही है. तो हैंस यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योर जॉब. ठीक है, देन देयर आर सम काइंड ऑफ द अदर फैक्टर्स. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिससैटिस्फैक्शन होने से रोकते हैं. यानी कि अगर आपको काम करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस बात को देखा जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि वो काम करने में अगर इंसान को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए उसको कोई बेटर काउंसलिंग नहीं मिल रही है. ठीक है, सो दैट प्रॉब्लम विल बी एड्रेस्ड. सेकेंडली ये है कि इफ़ देयर आर सम पीपल हु आर ह्यूमिलिएटिंग यू, या फिर अगर आप अपनी एक बहुत ऊंची पोजीशन में नहीं हो और आपके जो सुपीरियर्स हैं वो आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात करें, या फिर आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, या फिर आपको कॉर्नर कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को भी प्रिवेंट किया जाता है सो दैट कि एक एम्प्लॉय में डिससैटिस्फैक्शन आए. बिकॉज अगर कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो जाएगा अपनी जॉब से, अपनी वर्किंग कंडीशन से, तो सबसे पहले उसके काम करने के तरीके पे असर पड़ेगा. ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उसकी एफिशिएंसी के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है. फाइन. So according to Herzberg, the opposite of satisfaction is no satisfaction and opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. तो Herzberg का कहना ये था कि अगर हम satisfaction का opposite देखें तो satisfaction का जो opposite होता है वो dissatisfaction नहीं होता है. satisfaction का opposite होगा no satisfaction और dissatisfaction का opposite होगा no dissatisfaction. उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ये कहा था कि satisfaction और dissatisfaction को हमें एक अलग अलग टर्म्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, तो हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी में हर्जबर्ग ने यही कहा कि जो सेटिस्फैक्शन होता है वो हमारे काम करने के तरीके को, मतलब जो कुछ चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो हमारे सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे डिससैटिस्फैक्शन को होने से रोकती हैं. ठीक है, तो इसीलिए या तो एक एम्प्लॉय जो होता है वो सेटिस्फैक्शन या नो सेटिस्फैक्शन की रेंज में होगा, या फिर डिससैटिस्फैक्शन और नो डिससैटिस्फैक्शन की रेंज में होगा. फाइन. ना हर्जबर्ग व्यू ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन. तो जो हर्जबर्ग का व्यू था सेटिस्फैक्शन का और डिससैटिस्फैक्शन का, वो किस तरीके से था?
तो अगर हम पहला वाला अपना ये कॉलम देखते हैं जिसमें कि है सेटिस्फैक्शन, एक एंड पे है, दूसरे एंड पे है नो सेटिस्फैक्शन, तो दीज आर कॉल्ड दी मोटिवेटर्स, ठीक है। तो वो फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को हम मोटिवेटर्स कहते हैं, मतलब जिन फैक्टर्स की वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं, दो फैक्टर्स आर कॉल्ड द मोटिवेटर्स। जो मोटिवेटर्स होते हैं वो इवेंचुअली हेल्प करते हैं सेटिस्फैक्शन यील्ड करने में, और अगर मोटिवेटर्स बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो नो सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो मोटिवेटर्स का काम होता है वो किस रेंज में चलता है, वो सेटिस्फैक्शन से लेकर के नो सेटिस्फैक्शन तक की रेंज में चलता है। कि अगर मोटिवेटर्स जो फैक्टर हैं, जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, जो मोटिवेटर्स हैं, अगर वो बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो उसका मतलब ये कि सेटिस्फैक्शन बहुत हाई है, और अगर वो फैक्टर्स ढंग से काम नहीं कर पाए तो उसका मतलब ये कि सेटिस्फैक्शन बहुत लो है या फिर सेटिस्फैक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। नाउ द सेकेंड टर्म इज द नो डिससैटिस्फैक्शन एंड द डिससैटिस्फैक्शन। तो अब जो हम इस फैक्टर्स की बात करते हैं कि वो कौन कौन से जॉब फैक्टर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन होता है या फिर हम डिससैटिस्फैक्शन को बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि या तो कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, ठीक है, कि हम इस तरीके से उन हाइजीन फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट दे कैन प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन, कि डिससैटिस्फैक्शन होने ही नहीं देंगे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे क्या होगा, नो डिससैटिस्फैक्शन होगा। और अगर हम वो अपने फैक्टर्स को बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो वो डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो हमारे काम करते हैं सेटिस्फैक्शन से लेकर के नो सेटिस्फैक्शन की रेंज में, और जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं नो डिससैटिस्फैक्शन से लेकर के डिससैटिस्फैक्शन की रेंज में, ओके। सो दीज आर द टू टर्म्स विच इज़ कॉल्ड दी हर्जबर्ग व्यू ऑफ दी सेटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन, कि किस तरीके से हर्जबर्ग जो है वो सेटिस्फैक्शन को और डिससैटिस्फैक्शन को देखते थे। और इसीलिए कहा जाता है दैट ही डिड नॉट से कि सेटिस्फैक्शन का जो ऑपोजिट है वो डिससैटिस्फैक्शन है, बल्कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट उस ऑर्गेनाइजेशन में होगा नो सेटिस्फैक्शन, और डिससैटिस्फैक्शन का जो ऑपोजिट होगा वो होगा नो डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। और ये दोनों किस फैक्टर्स की वजह से होंगे, जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो होगा मोटिवेटर्स, और जिसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन को रोका जाएगा वो होंगे हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए हर्जबर्ग की थ्योरी को कहा जाता है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। एंड वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं स्पेशली इस यूनिट में इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, चाहे हमारा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई हो, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी हो, मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की मोटिवेशन वो भी थ्योरी हो, और इससे पहले जो हमने आपका हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये जितने भी टॉपिक है इस यूनिट के, दे वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो जो हमने यूनिट 2 में अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पढ़े थे, मैरी पाकर फोले, गुले कुर्विक, एल्टन मेयो, हेनरी फेयोल और आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन सबको बहुत अच्छे से, और मैक्स वेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन सारे थिंकर्स की और उनकी थ्योरी पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो दीज थिंकर्स, इन्होंने जो भी अपनी थ्योरीज दी थी लीडरशिप में, मोटिवेशन पे, कम्युनिकेशन पे, डिसीजन मेकिंग के, तो इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं इन द पेपर 1, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और जब हम बुक्स की बात करते हैं तो मैनी टाइम्स यू पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट द बुक्स। तो बुक्स हमने पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि आप मोहित भट्टाचार्य, रजनी गोयल, और मोहित भट्टाचार्य इज़ अ वेरी नाइस बुक। वो बहुत वॉल्यूमलेस नहीं है, पतली दुबली सी बुक है, और उसमें आपको पेपर 1 का तो मोस्टली जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा मिल जाएगा। रजनी गोयल इज़ वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द पेपर 2। जो पेपर 2 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका जो मैक्सिमम कोर्स है वो मिल जाएगा रजनी गोयल में। फिर आता है प्रसादन प्रसाद। अगर आप चाहो तो आप प्रसादन प्रसाद को रेफ़र करो, और मेरी मानो तो ना ही करो, ठीक है। बहुत सारे लोग लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के, लेकिन अगर आप सारे के सारे वीडियोस देखते हो, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि जो पीपीटी बने वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो लिखा हुआ, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाँ आपको थोड़ा सा एक नोट्स टाइप ऑफ प्रोवाइड हो सके, राइट। क्योंकि प्रसाद आई डोंट थिंक सो, उसकी जो लैंग्वेज भी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, और जब आप इतना डिटेल में जाने की कोशिश करते हो कि उन थिंकर्स ने एग्जैक्टली क्या क्या थ्योरी में लिखा है, तो नॉट एवरीथिंग इज़ वेरी रेलिवेंट एंड नॉट एवरीथिंग इज़ वेरी प्रोडक्टिव, कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा मटेरियल आप उससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। पढ़ने में अगर मन कर रहा है तो भले आप ले लो, अदरवाइज आई वुड से कि वीडियोस देखो और देख करके पीपीटी ले लो और खुद के नोट्स बना लो,
दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज जब हम कुछ चीज़ समझ के, देख के, सुन के फिर उसको लिखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है. इट्स अ साइंटिफिक रूल. और सेकेंडली, इफ़ यू कैन प्रोक्योर, इफ़ यू कैन, तो जो इग्नू के नोट्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, दे आर वेरी नाइस. एंड सेकेंडली, अगर आप पेपर 2 के बारे में बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है. व्हेन वी विल स्टार्ट द पेपर 2, देन आई विल मेक श्योर कि जो आपकी पॉलिटी है साइड बाई साइड, क्योंकि उसमें वो तो इंक्लूड होता ही है, वो भी आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ईजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है. एंड सेकेंडली, पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदू पेपर रीडिंग, द हिंदू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग, द करेंट सिचुएशंस, ठीक है. क्योंकि बहुत कुछ हमारी पॉलिटी पे भी ऑन अ डे टू डे बेसिस चेंजेस होते रहते हैं. तो वो सारी चीज़ें अगर आप एक थोड़ा सा अपने साथ नोट रखते हो कि हाँ, कौन से इवेंट को, कौन से इंसिडेंट को जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हो रहा है, हम उसे अपने पेपर 2 में इंक्लूड कर सकते हैं. तो वहाँ पे पेपर 2 के लिए स्पेशली द हिंदू पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 जो है आपका मोस्टली ज़्यादा थियोरेटिकल है, लेकिन पेपर 2 में यू हैव टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है. तो ये हो गया, रजनी को ले लीजिए, मोहित भट्टाचार्य ले लीजिए, इग्नू के नोट्स मिल सकते हैं तो ले लीजिए, और हिंदू पढ़िए, और बाकी वीडियोस देख लीजिए, और आपका इतने से तो काफ़ी मटेरियल हो जाएगा, ठीक है. नो मूविंग हेड. फिर हर्सबर्ग क्लासिफाइड दीज जॉब फैक्टर्स इनटू 2 कैटेगरीज. तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि वो कौन से जॉब फैक्टर्स हैं जो सेटिस्फैक्शन और फिर डिससेटिस्फैक्शन के बीच में काम करते हैं. तो वो 2 फैक्टर्स हैं, पहले आपके हाइजीन फैक्टर्स और फिर आपके मोटिवेशन फैक्टर्स, ठीक है. तो हाइजीन फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं. तो हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोटिवेशन एट द वर्क प्लेस. तो जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हैं जो हमारे मोटिवेशन के लिए वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है. विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके बिना काम नहीं लिया जा सकता है. दिस डू नॉट लीड टू द पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म. ये हमें पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं देते हैं, ठीक है. दीज डू नॉट लीड टू द पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म, बट इफ़ दीज फैक्टर्स आर एब्सेंट एट द वर्क प्लेस देन दे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन. कि ऐसा नहीं है कि अगर ये फैक्टर्स जो कि बहुत ही इनहेरेंट, बहुत ही एसेंशियल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन प्रोवाइड करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है. लेकिन हाँ, इनका ना होना एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट ज़रूर कर सकता है, ठीक है. इसलिए कहा गया है कि अगर ये फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी वर्क प्लेस में अगर एब्सेंट होते हैं तो ये डिससेटिस्फैक्शन ला सकते हैं, ठीक है. नाउ इन अदर वर्ड्स, हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच व्हेन एडिक्वेट एंड रीजनेबल इन द जॉब पैसिफाई द एम्प्लॉयज़ एंड डू नॉट मेक देम डिससेटिस्फाइड. दूसरे वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है कि हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो अगर एडिक्वेट और रीजनेबल अमाउंट में हैं, ठीक है, तो फिर वो एम्प्लॉय को पैसिफाई करने में, उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने में कारगर होते हैं. एंड दे डू नॉट मेक देम डिससेटिस्फाइड, और उनको डिससेटिस्फाइड नहीं होने देते, ठीक है. क्यों? क्योंकि हर्सबर्ग की एक ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. पहला था हमारा सेटिस्फैक्शन और दूसरा था डिससेटिस्फैक्शन. तो सेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन के बीच में हमें लीड करना है, और डिससेटिस्फैक्शन और नो डिससेटिस्फैक्शन को के बीच में हमको रहना है कि हमें डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है. यानी कि हमें नो डिससेटिस्फैक्शन की कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में लानी है, ताकि एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन दे गेट मोटिवेटेड टू वर्क एंड दे एन्जॉय बीइंग वर्किंग ओवर देयर. ओके, देन in other words, hygiene factors are those factors which when adequate and reasonable the job pacify the employees and do not make them dissatisfied. कि हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एडिक्वेट और रीजनेबल अमाउंट में होने चाहिए एम्प्लॉयज़ में, और अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं. ओके, तो दीज फैक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक टू वर्क. ये जो फैक्टर्स होते हैं ये काम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर वेरी एक्सट्रिंसिक टू वर्क. से फॉर सपोज अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पास काम करने के लिए सिस्टम है, ठीक है, और आपके ऑफिस में एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऑफिस में वो प्रिंटर या फिर वो स्कैनर है तो फिर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए, राइट. लेकिन अगर वो प्रिंटर या वो स्कैनर वहाँ पर नहीं होता है, देन इट कैन इमर्ज सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉयज़. कि आपको हर बार जब भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है या फिर आपको किसी चीज़ को स्कैन करना है, देन एवरी टाइम यू हैव टू गो आउटसाइड टू द साइबर कैफे एंड गेट इट डन योरसेल्फ, ठीक है. तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन वाली चीज़ आपके अंदर ज़रूर डेवलप करेगा, ठीक है. तो यही कहा गया है कि अगर ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रिंसिक होते हैं काम के लिए, वो काम से काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है, दोज एलिमेंट्स, दोज फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आर वेरी मच रिलेटेड टू द वर्क, दोज आर कॉल्ड द हाइजीन फैक्टर्स.
Hygiene factors are also called the dissatisfier or the maintenance factors as they are required to avoid the dissatisfaction. और hygiene factors को dissatisfiers या फिर maintenance factors भी कहा जाता है. Maintenance factors इसलिए कहा जाता है because it is a very much like कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंटेनेंस वगैरह का जो पार्ट है उससे रिलेटेड ही ज़्यादा होता है. ठीक है, वहाँ पे जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए. और अगर वो होते हैं तो हम अपने वर्क प्लेस में डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, नो दीज फैक्टर्स डिस्क्राइब द जॉब इन्वायरमेंट. और ये जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ये हमारे जॉब इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, नाउ द हाइजीन फैक्टर्स सिम्बलाइजेस द फिजियोलॉजिकल नीड्स विच द इंडिविजुअल्स वांटेड एंड एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल्ड. तो जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं इनको डिपिक्ट करते हैं जो इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल्ड. और जो कि इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फुलफिल होनी चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली हम हाइजीन फैक्टर्स को क्या कहते हैं? दे आर एक्सट्रिंसिक टू वर्क. हाइजीन फैक्टर्स दे आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स, दे आर द मेंटेनेंस फैक्टर्स. ठीक है, तो जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स हैं अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो हम डिससैटिस्फैक्शन को डेवलप होने से रोक सकेंगे. ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, इसीलिए हम इन्हें मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं. ऑल्सो दे आर देयर टू अवॉइड द डिससैटिस्फैक्शन एंड दे सिम्बलाइजेस द फिजियोलॉजिकल नीड्स कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके फिजियोलॉजिकल नीड्स को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाए जाते हैं. ठीक है, और अगर उनको पूरा किया जाता है तो फिर हम डिससैटिस्फैक्शन को हमारे एम्प्लॉयज़ में ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड कर सकते हैं. ओके, नाउ कौन कौन से हाइजीन फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं? व्हाट कैन बी दोज हाइजीन फैक्टर्स? तो फर्स्ट वन इज़ द पे. नो द पे और द सैलरी शुड बी अप्रोप्रिएट. तो ये कहा जाता है कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं हमारे जितनी भी एम्प्लॉयज़ की उससे रिलेटेड होते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर्स की. अगर ये हैं तो ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ थोड़ा हद तक सेटिस्फाई या फिर मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन इनका ना होना डिससैटिस्फैक्शन को ज़्यादा डेवलप करेगा. ठीक है, तो जो सैलरी होनी चाहिए इट शुड ऑलवेज बी एट पार विद द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय. कि ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉय है उसको उसकी पोजीशन के हिसाब से अगर हम सैलरी नहीं दे रहे हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिससैटिस्फैक्शन डेवलप हो जाएगा. ठीक है, उसको लगेगा कि जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ या फिर मेरे पास जितनी क्वालिफिकेशन है, जितनी नॉलेज है, अगर मेरी कंपनी इस चीज़ को इतना ज़्यादा रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही है और अगर मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है अपनी सैलरी एक्सेट्रा में, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डेवलप ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन इन दैट पर्सन. ठीक है, तो जो पे है, जो हमारी सैलरी है, वो हमेशा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इंसान की पोजीशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से. वो बिल्कुल भी घटनी नहीं चाहिए एज़ पर टू हिज डिसएडवांटेज इफ़ दैट पर्सन इज़ वर्किंग गुड. ओके, फिर दूसरा आता है हमारे कंपनी पॉलिसीज़. द पॉलिसीज शुड नॉट बी वेरी रिजिड एंड इट शुड बी फेयर. जो हमारी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे डिफाइन द आउटलाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली. ठीक है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ में बनते हैं या फिर जो कंपनी है वो अपनी पॉलिसीज़ जो फॉलो करती है वो थोड़ा सा फेयर होना चाहिए. इट शुड बी रीजनेबल विद द टाइम एंड विद द इन्वायरमेंट. ऐसा नहीं है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आ जाएं कि किसी छोटी सी गलती की वजह से भी दैट एम्प्लॉय हैज़ टू लूज हिज जॉब, या फिर उस एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म का या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, तो जो पॉलिसीज़ है बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए कि उनको टाइम और एनवायरनमेंट के हिसाब से हम बदल ना सकें. दे शुड बी फेयर, दे शुड बी फ्लेक्सिबल एंड दे शुड बी as per the work environment and as per the needs and the suits of the employees. ठीक है, now the third one is the fringe benefits. So what do we basically understand about the fringe benefits? कि employees should be benefited with the healthcare program for them and the family. So जो हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपको फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है. ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं और अच्छी प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं, द बिग कंपनीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, दे ऑलवेज प्रोवाइड द फ्रिंज बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़. फ्रिंज बेनिफिट्स ये होता है कि अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में अगर आप काम कर रहे हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यू गेट इल और यू कॉज टू हैव एन एक्सीडेंट और समथिंग, तो आपके पास वो प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि काम करते करते ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए अगर आपको कुछ हो जाता है या फिर आप जनरली भी छोटी मोटी तरीके से आप बीमार पड़ जाते हो, देन योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन शुड सपोर्ट यू, नॉट किक यू आउट. ठीक है,
कि अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है, स्पेशली फैक्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ पे वर्कर्स दे आर वर्किंग वेरी हज़ार्डस जॉब, और अगर कुछ काम होते होते किसी वजह से उनको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उनको किस तरह का कोई डिसएडवांटेज होता है, और अगर उनकी कंपनी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज़ नहीं कर रही है, उन्हें बेनिफिट्स नहीं दे रही है, उनको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दे रही है, देन इट रिजल्ट्स टू बी वेरी डिससेटिस्फाइंग टू दैट पर्सन। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोई हेल्थ केयर प्रोग्राम लेकर के आते हैं, ठीक है, उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन डेवलप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज़ द फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, कि फिजिकल वर्किंग कंडीशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑफिस की, किसी भी कंपनी की, वो कैसी हैं। सो द फिजिकल वर्किंग कंडीशंस दे शुड बी वेरी नाइस, ठीक है। सेफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, और जो आपको बीच बीच में चाय है, कॉफ़ी है, इस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलते रहना चाहिए। दे शुड बी वेंडिंग मशीन एक्सेट्रा, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, काम करने के लिए लोगों के पास ढंग की जगह होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट लुक लाइक अ क्लोज स्पेस और समथिंग, इट शुड बी लाइक अ गुड वर्किंग एरिया, अ गुड वर्किंग स्पेस, ठीक है। तो जो फिजिकल वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज हाइजीन फैक्टर्स, द फिजिकल वर्किंग कंडीशन, जिसकी वजह से हम डिससेटिस्फैक्शन को डेवलप होने से रोक सकते हैं। देन द स्टेटस, नो द एम्प्लॉयज शुड बी क्लियर एंड नो ह्यूमिलिएशन शुड बी इन्वॉल्व, कि जो स्टेटस है एम्प्लॉयज़ का, सबकी अलग अलग पोजीशंस होती है, सबकी अलग अलग पोजीशंस होती है, एंड एवरी पर्सन इज़ वर्किंग एज पर हिज पोजीशन इन दी हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज पर द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट अलाउड, मतलब दे आर नॉट अलाउड नहीं, द सुपीरियर्स आर नॉट अलाउड कि वो अपने जो जूनियर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको हमेशा बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते रहें, उनसे बदतमीज़ी से बात करें, या फिर उनको इस तरीके से फील कराएं दैट दे आर नथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दैट स्टेटस, और यू शुड से दैट सेल्फ इस्टीम वाली जो फीलिंग है वो एम्प्लॉयज़ में बरकरार रखनी चाहिए। None of the employees should be ill-treated in the company, because if they will be ill-treated in the company by the other employees, it will definitely develop dissatisfaction and the employee might leave the organization. ठीक है। Then the sixth one is the job security. तो job security is very important because हर इंसान काम करता है to get the salary and everything, और वो जो सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर की इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए, उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए होती है। तो जो जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ रनिंग अ फैमिली, और अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरी कल जॉब चली जाएगी या परसों जॉब चली जाएगी, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ नॉट रनिंग इन द प्रॉफिट्स एंड आई माइट लूज़ माई जॉब, अगर वो जॉब सिक्योरिटी उसमें नहीं है तो वो पूरी तरीके से दिमाग लगा करके अपनी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी उसके अंदर हमेशा रहेगी, जिसकी वजह से ही विल नॉट बी एबल टू फुल्ली रियलाइज हिज पोटेंशियल, ठीक है। सो दीज वर द सम ऑफ द हाइजीन फैक्टर्स, वो हाइजीन फैक्टर्स जो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, लेकिन उनका ना होना डिससेटिस्फैक्शन को डेवलप कर सकता है। इसलिए अगर हम इन हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं और इनके ऊपर हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो फिर हम डिससेटिस्फैक्शन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉयज़ में होने से हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दोज हाइजीन फैक्टर्स? इन हाइजीन फैक्टर्स में हमारा आता है पे। द पे और द सैलरी शुड बी अप्रोप्रिएट, कि जो सैलरी है हमारे एम्प्लॉयज़ की वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जो कंपनी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी फेयर। जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, कि एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिली को भी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस है, वो प्रोवाइड कराना चाहिए। फिजिकल वर्किंग कंडीशंस जो है ऑफिस की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो स्टेटस है एम्प्लॉयज़ का वो क्लियर होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए सबॉर्डिनेट्स का, ठीक है। और जो जॉब सिक्योरिटी है, इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड द जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये थे हमारे हाइजीन फैक्टर्स। नाउ वी मूव टू द मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो अब हमारे आते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, कि अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग द हाइजीन फैक्टर्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द मोटिवेशन फैक्टर्स। कि हर्सबर्ग का ये कहना था कि जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स थे विच आर वेरी मच एक्सट्रिंसिक टू वर्क एंड विच आर वेरी मच इनहेरेंट टू द वर्किंग कंडीशंस, और हमारे एम्प्लॉयज़ के फिजियोलॉजिकल नीड्स को वो ज़्यादा एड्रेस करता है, वो हमारे मोटिवेशन फैक्टर्स की तरह
कंसिडर नहीं किए जा सकते, ठीक है। सो द मोटिवेशनल फैक्टर्स यील्ड द पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। फिर हम करें मोटिवेशन फैक्टर्स की बात करते हैं, जिस तरीके से हाइजीन फैक्टर्स जो है वो डिससेटिस्फैक्शन को होने से रोकते थे, ठीक है। दे यूज टू प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, कि वो नो डिससेटिस्फैक्शन लेकर के आते होते ऑर्गेनाइजेशन में। सिमिलरली ये जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, तो ये मोटिवेशनल फैक्टर्स जो एक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन लेकर के आते हैं, ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स हमारे सेटिस्फैक्शन को डेवलप नहीं कर सकते, वो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन को होने से रोकते थे, जबकि जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं ये हमारे सेटिस्फैक्शन को डेवलप करेंगे, ठीक है। दे आर द पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। नो दीज फैक्टर्स आर इनहेरेंट टू वर्क। दीज फैक्टर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इनहेरेंट होते हैं, एंड ऑल्सो दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर अ सुपीरियर परफॉर्मेंस। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं एक बेटर सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए, ओके। नो दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड द सेटिस्फायर। तो हम इन फैक्टर्स को क्या कहते हैं, ये फैक्टर्स को हम कहते हैं सेटिस्फायर्स। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन यील्ड करते हैं। तो जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो क्या है, हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे सेटिस्फायर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके का पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन यील्ड करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन वर्क ऑन अ बेटर इन अ बेटर वे। दीज फैक्टर्स इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द जॉब। और ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं जॉब को परफॉर्म करने में, कि किस तरीके से हम जॉब को और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द मोटिवेटर सिम्बलाइजेस द साइकोलॉजिकल नीड्स दैट वर परसीव्ड एज एन एडिशनल बेनिफिट। कि अगर हम मोटिवेशन फैक्टर्स की बात करें तो जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं हमारे, ये हमारे सिम्बलाइज करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स को। कि पहले जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स थे, तो हाइजीन फैक्टर्स दे यूज टू स्टे फोकस ऑन द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द मोटिवेशनल फैक्टर्स, कि वो कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो कि सेटिस्फैक्शन इंकलकेट करने में हमारे एम्प्लॉयज़ में यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को ज़्यादा देखते थे, विच आर एक्सट्रिंसिक टू वर्क, उन्हें मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं। और मोटिवेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख के करे जाते हैं, और वो जो है पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन को एम्प्लॉयज़ में यील्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारे हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं, मोटिवेशन फैक्टर्स कौन से होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स की वजह से हम डिससेटिस्फैक्शन होने से प्रिवेंट करते हैं, और मोटिवेशन फैक्टर्स की मदद से हम सेटिस्फैक्शन को उनमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। और मोटिवेशन फैक्टर्स की मदद से एम्प्लॉयज़ के अंदर ना केवल सिर्फ सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, लेकिन मोटिवेशन भी बढ़ता है और ज़्यादा काम करने का और बेटर तरीके से परफॉर्म करने का, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मोटिवेशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ना। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो आते हैं, इसमें पहला है हमारा रिकग्निशन। तो द एम्प्लॉय शुड बी रिकग्नाइज एंड प्रेज्ड। रिकग्निशन एक ऐसी फीलिंग है जो हर इंसान चाहता है कि उसको रिकग्नाइज किया जाए, ठीक है। सो इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग एंड ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एंड वर्किंग वेरी गुड, तो वो एम्प्लॉय डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो सीनियर्स हैं, जो उसके सुपीरियर्स हैं, वो उसको रिकग्नाइज करें, उसके काम को रिकग्नाइज करें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एम्प्लॉय इज़ रिवॉर्डेड मॉनेटरी एवरी टाइम, उसको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह मिले, नॉट एवरी टाइम ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट। लेकिन एक रिकग्निशन जो होता है, जो एक प्रेज़ होती है, तारीफ़ होती है, वो एक पर्सन एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। एनी पर्सन हु इज़ हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट, हु इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब, या फिर कोई इंसान ऐसा होता है जो अपने काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ डूइंग सम एक्स्ट्रा जॉब, और वो थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा आवर्स भी अपना ऑफिस में बिताता है टू कंप्लीट दैट जॉब, ठीक है। तो वो हो जाता है उसका रिकग्निशन, ठीक है। तो एम्प्लॉय शुड बी रिकग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड, कि जो एम्प्लॉयज़ है उसको रिकग्निशन चाहिए कि हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो मैंने काम किया है और इतने अच्छे ढंग से काम किया है, तो उस काम को मुझे मेरे काम को रिकग्नाइज़ किया जाए, मुझे रिकग्नाइज़ किया जाए। और अगर कभी कभी थोड़ी सी तारीफ़ भी हो जाती है, देन इट एक्ट एज अ मोटिवेशन, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग छोटे भी थे, क्लासेस में पढ़ते थे, स्कूल में थे, तो इन दोज डेज अगर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे या फिर हमारी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती थी, एंड इफ दैट टीचर शी प्रेजेस यू इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास, पूरे क्लास के सामने अगर वो टीचर आपको प्रेज करती थी, आपके लिए क्लैपिंग होती थी, तो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता था, ठीक है। और फिर हम लोग अपनी और ज़्यादा एनर्जी लगा देते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते थे काम करने के लिए कि हाँ, हमें अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी करनी, या फिर हमें टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, हमारे हाईएस्ट मार्क्स आए टेस्ट में, या फिर हमें एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इंसान को सेटिस्फैक्शन भी देती हैं, सेटिस्फाई भी करती हैं, एंड एट द सेम टाइम इंसान को मोटिवेट करती है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इसी तरीके से बेटर करता रहे, बेटर परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। दैट्स वाई रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा जो हमारा मोटिवेशनल फैक्टर्स आता है वो आता है सेंस ऑफ अचीवमेंट। देयर मस्ट बी सम फ्रूट इन द जॉब।
तो ये कहा गया है कि अगर आप कुछ भी काम अपना कर रहे हो देन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सम सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि अगर आपने कोई काम किया है तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ उसमें एक अचीवमेंट वाली फीलिंग है। जब हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, एंड इफ़ वी डिफीट सो मैनी पीपल, सो मैनी कैंडिडेट्स बिहाइंड अस, तो हमें वो एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। ठीक है, जब हम लोग मास्टर्स इन हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे मोटिवेशन की, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से एक इंसान जो है उसकी अलग अलग नीड्स होती हैं, और किस तरीके से जब उसकी एक लेवल ऑफ नीड पूरी होती चली जाती है तो वो दूसरी नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स में से आता है। ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है कि हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाए, हमारी थोड़ी बहुत तारीफ़ की जाए। ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर सो मेनी पीपल जो बहुत ही टफ चीज़ों को लेते हैं काम, उनको बहुत ही एडवेंचरस जॉब करना, एडवेंचरस काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए बिकॉज उनके अंदर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट अचीव करना उनको बहुत पसंद होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माउंटेन स्केलिंग के लिए जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं? वो सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं जाते हैं, बट ऑल्सो व्हेन दे सबमिट दैट पीक, जब वो उस पीक को सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। ठीक है, तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये एक इंसान की, ह्यूमन की साइकोलॉजिकल नीड है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई काम, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय कुछ कर रहा है तो जो वो काम कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ फ्रूट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर उसकी सैलरी भी है, उसकी पे भी है, तो इट शुड बी इन कंपैटिबल टू दी काइंड ऑफ जॉब ही हैज़ डन, ताकि उसको लगे कि हाँ उसने कुछ किया है। ऐसा ना हो कि अगर उसकी सैलरी बहुत कम है, आप उसे काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा लगे कि यार मैंने इतना सब कुछ किया बट स्टिल आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। ठीक है, नॉट द ग्रोथ एंड द प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर हम बात करते हैं ग्रोथ और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, किस तरीके से जॉब में कितनी ग्रोथ है या फिर कितनी जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा, तो अगर हम ग्रोथ और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिस में बात करें हम, तो वहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है। बिकॉज जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके टाइम्स को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं इन दी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ना कि आपके परफॉर्मेंस को देख के। क्योंकि अगर वो परफॉर्मेंस को देख के बनाएंगे तो मुझे लगता है कोई प्रमोट होएगा ही नहीं कभी या बहुत ही कम लोग होंगे। बट स्टिल यहाँ पे टाइम के हिसाब से होता है कि 5 साल के बाद आपका इस स्केल से उस स्केल में प्रमोशन होता है, या फिर 6 साल के बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट डन एज पर दी जॉब डन बाय द एम्प्लॉयज़। ठीक है, यही रीज़न है कि गवर्नमेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर काम करने का मोटिवेशन बहुत कम होता है। दे आर नॉट ऑल द टाइम वेरी मच मोटिवेटेड टू डू देयर वर्क, बिकॉज दे नो कि उनकी एक फिक्स सैलरी है, वो आ रही है, प्रमोशन होगा नहीं होगा उनको नहीं पता है, वो सब कुछ मतलब सिस्टम के हिसाब से है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से। ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा केस डिफरेंट है। अगर हम प्राइवेट कंपनीज़ की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं, जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ग्रोथ और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे ट्राई टू परफॉर्म वेरी वेल, और वो ये भी देखते हैं कि हमारे अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारी जॉब में ग्रोथ अच्छी होगी, जिसके हिसाब से हमारी पोजीशन वगैरह सब कुछ बढ़ेगा, एंड हेंस देयर सैलरी विल इंक्रीज। ठीक है, तो वो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हेंस द ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम अच्छी प्रोवाइड कराते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, देन इट डेफिनेटली मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ to do better in their job. Now the responsibility, they must be given an ownership of the work and should be held responsible. So the employee should always be held responsible for whatever they are doing. The work should be, and they should be given the ownership of their work. कि जो काम है उस काम का ओनरशिप उनको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। They should not only get the responsibility but also the authority to complete that job. ठीक है, so if a person has given some kind of the responsibility, then it also acts as a motivational factor to motivate the employee to do more and to work in a better and an efficient manner. ठीक है, तो when we are given that responsibility, तो उसको एक ownership of the work मिलता है, उसके अंदर feeling आती है कि हाँ I have got an ownership of the work, I also got not only the responsibility but also the authority to complete that job within a specified time, and hence that responsibility वाला feeling जो है, that psychological feeling, it gets satisfied, and when it gets satisfied he gets motivated. Then the meaningfulness of the work. Now how meaningful the work is. So if the work which is allotted to an employee, it is meaningful, it is a little bit challenging and interesting. So if the work which is allotted to the employees, it is meaningful, interesting and the challenging, then also the people, the employees, they get motivated to work in an efficient manner. So these are the factors which are known as the motivational factors or the motivation factors.
and hence they motivate the employees to satisfy themselves, to satisfy their psychological needs and get motivated to work more. ठीक है. So these were some of the motivational factors. They were the recognition, sense of achievement, growth in promotional opportunities, responsibility and the meaningfulness of the work. ठीक है. So earlier we saw the hygiene factors, then we saw the motivational factors, the pay, fringe benefits, etc. They were the hygiene factors, and the motivational factors are the recognition, sense of achievement, growth and promotion opportunities, responsibility and meaningfulness of work. ठीक है. Now we come to the implications of the two-factor theory. Then what is the implication of the two-factor theory? And it is also called the hygiene motivation theory. Herzberg की है. ठीक है. Now this theory implies that the managers must stress upon guaranteeing the adequacy of the hygiene factors to avoid the employees dissatisfaction. क्योंकि हम इस थ्योरी का implications देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि implication में तो ये थ्योरी कैसे हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि managers must stress upon guaranteeing the adequacy of the hygiene factors to avoid the employees dissatisfaction. कि employees का जो dissatisfaction है उसको अवॉइड करने के लिए हमें जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उनको एडिक्वेटली उन्हें प्रोवाइड करना ही करना चाहिए. ठीक है. ऑल्सो द वर्क शुड बी रिवॉर्डिंग सो दैट द एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू वर्क एंड परफॉर्म हार्डर एंड बेटर. और जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होना चाहिए, उनको बेटर तरीके से उसको रिवॉर्ड करना चाहिए, चाहे वो रिकग्निशन के थ्रू हो, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट के थ्रू हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के थ्रू हो, या फिर इससे बेटर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी जब एम्प्लॉयज़ को देते हैं, देन दे गेट मोटिवेटेड टू वर्क एंड परफॉर्म बेटर एंड हार्डर. तो इम्प्लीकेशन ये है हमारी इस हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी का कि अगर हम उनके हाइजीन फैक्टर्स जो भी हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अगर हम गारंटी करते हैं, उनको अगर हम एडिक्वेसी देते हैं, तो एम्प्लॉयज़ में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अवॉइड होगा. एंड ऑल्सो अगर हम उनके काम को ढंग से रिवॉर्ड करते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे एंड दे विल परफॉर्म हार्डर एंड बेटर. ठीक है. इट एम्फसाइजेज ऑन द जॉब एनरिचमेंट सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड एंड वर्क स्टैंडर्ड कैन बी इंक्रीज. और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम एम्फसाइज करते हैं जॉब एनरिचमेंट के ऊपर, कि अगर हम जॉब इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान देते हैं तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे और काम का जो स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है. ठीक है. तो ये जो हमारा इम्प्लीकेशन होगा कि किस तरीके से हाइजीन मोटिवेशन जो थ्योरी है हमारी वो एग्जैक्टली वर्क करती है. नाउ वी विल लुक एट दी लिमिटेशंस ऑफ द टू फैक्टर थ्योरी. कि हम देख लेते हैं कि जो हमारे लिमिटेशंस हैं ऑफ द हर्जबर्ग्स हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी या फिर हर्जबर्ग की टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी वो क्या है. तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे थिंकर्स ने कहा इट ओवरलुक्स द सिचुएशनल वेरिएबल्स, कि जो सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. इन्होंने कुछ ही चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया कि ये हाइजीन फैक्टर्स हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरप्राइज की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसको देखते हैं, या फिर मोटिवेशन की चीज़ों को देखते हैं. लेकिन कुछ और भी अलग फैक्टर्स होते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन क्रॉप अप हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सिचुएशन में. ठीक है. कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर एक एम्प्लॉय है वो काम नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिससेटिस्फाइड है क्योंकि उसको कुछ एडिक्वेटली प्रोवाइड नहीं हुआ है. ये भी हो सकता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो इनहेरेंटली ही काम नहीं करना चाहता है या फिर लेज़ी है. ठीक है. सो इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट द हाइजीन फैक्टर्स, ऑल द मोटिवेशन फैक्टर्स, they are responsible for not performing of the employees. There can be other situational variables also. बहुत सारे ऐसे situational variables हो सकते हैं जिनकी वजह से जो employees हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. ओके. now the reliability is uncertain. अगर हम reliability की बात करते हैं कि कितने reliable हम कर सकते हैं इस hygiene motivation के factors पर. किसी पर सपोज इफ़ देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और वो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि चलो भाई ठीक है आपने हाइजीन फैक्टर्स दिए, तो जितने भी हाइजीन फैक्टर्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं हम वो सारे के सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करेंगे. एंड ऑल्सो जो मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं हम वो मोटिवेशन फैक्टर्स भी इंक्लूड करेंगे. तो फिर क्या हम इस बात पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं, क्या इस बात की सर्टेनिटी है कि हमने हाइजीन फैक्टर्स भी सारे ले लिए, हमने मोटिवेशनल फैक्टर्स भी सारे ले लिए. अब क्या ये पॉसिबल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हो, उसके अंदर बिल्कुल भी डिससेटिस्फैक्शन हो, सबका काम बहुत अच्छे तरीके से हो? क्या इस बात की सर्टिनिटी है? नो, बिकॉज सर्टिनिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है. एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट एंड एवरी पर्सन अप्रोच इज़ डिफरेंट इन अ डिफरेंट सिचुएशन. ठीक है. तो हर इंसान के काम करने का तरीका, उसका जो अप्रोच होता है वो काफ़ी अलग होता है, डिफरेंट होता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि अगर हमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड भी कर ले तब भी हमारा हर एक एम्प्लॉय कंप्लीटली सेटिस्फाई रहेगा. ठीक है. तो नो कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन हैज़ बीन यूज्ड. और कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट जो है सेटिस्फैक्शन का वो यूज़ नहीं हुआ है. ठीक है. सो नो कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन हैज़ बीन यूज्ड
तो इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि अगर सेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉयज़ के अंदर सॉरी अगर सेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉयज़ के अंदर तो कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, या फिर एग्जैक्टली हमारे जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं उन्होंने डेफिनेटली उनको सेटिस्फाई करने के लिए या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए काम किया है या नहीं किया है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है एक्सक्यूज़ मी जो सेटिस्फैक्शन है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ मेजरेबल। तो ये भी एक लिमिटेशन आता है टू फैक्टर थ्योरी का कि कोई भी स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है सेटिस्फैक्शन का जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हाँ ठीक है द एम्प्लॉयज़ गेट एडिक्वेटली सेटिस्फाइड एंड दे गेट मोटिवेटेड। ठीक है, नो इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द बायस, दैट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल रिएक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ व्हेन दे आर इंक्वायर्ड ऑफ द सोर्सेज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन एट द वर्क। अब ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द बायस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ के कि एम्प्लॉयज़ किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को और अपने डिससैटिस्फैक्शन को। ठीक है, हो सकता है एक चीज़ जो किसी एक इंसान के लिए सेटिस्फैक्शन का सोर्स हो वो दूसरे इंसान के लिए नॉर्मल हो या फिर डिससैटिस्फैक्शन का सोर्स ना हो। ठीक है, सो इट्स नॉट फ्री फ्रॉम द बायस फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बायस्ड और ऐसा नहीं है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द काइंड्स ऑफ द एरर्स। बिकॉज अगर हम लोगों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं देन ह्यूमन नेचर हैज़ सो मेनी शेड्स इन इट। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर के अंदर जितने भी शेड्स होते हैं या फिर उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ लिमिटेशंस होती हैं उन सबको ध्यान में रख कर के ही वी हैव टू वर्क, राइट। सो जो डिससैटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन है वो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं वो उनके एक्सप्रेस करने के तरीके पे डिपेंड करता है। और इसलिए क्योंकि वो हर एक इंसान के एक्सप्रेस करने के तरीके पे डिपेंड करता है, इसीलिए इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द बायस। सो इफ यू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, सो द लिमिटेशंस ऑफ द टू फैक्टर्स थ्योरी, इट ओवरलुक्स द सिचुएशनल वेरिएबल्स, द रिलायबिलिटी इज अनसर्टेन एंड नो। लेकिन इसके लिमिटेशंस के बावजूद इट इज़ एक्सेप्टेड ब्रॉडली बाय द एवरीवन। ठीक है, सो इट इज़ एक्सेप्टेड ब्रॉडली बाय एवरीवन। सो दिस इज़ वी आर डन विद दिस थ्योरी। ओके, कि इतनी लिमिटेशंस होने के बावजूद जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। ओके, नाउ वी आर डन विद दिस थ्योरी, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।